अभिवादन। आज हम एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े विवादास्पद विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करें भारत की उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और भारत पर उसके असर की। ये यूनिट 10 का एक विस्तृत विश्लेषण है, खास तौर पर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। नमस्कार। हाँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमारी आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयों को समझने की कुंजी है। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल उठता है कि ब्रिटिश राज का भारत की इकोनॉमी पर असल में क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या ये वाकई एक सिविलाइजिंग मिशन था, जैसा वो कहते थे, या फिर ये शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक लंबा सदियों का दौर था। यही तो हरबेस है। देखिए, दादा भाई नौरोजी की वो मशहूर किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहां से लेकर आज के इतिहासकारों तक, जैसे तीर्थंकर रॉय हैं, इरफान हबीब हैं, इनके बीच की बहसें इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज के इस खास चर्चा में हम यूनिट 10 के हर पहलू को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कृषि में जो ठहराव आया उसकी, हाँ, और वो जो धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है, उसकी भी, अकाल जो फैमिन्स पड़े, उन सब की बात होगी। और हम कोशिश करेंगे कि सीधे स्रोत सामग्री से जो रिसर्च हुई है उसके आधार पर बात करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि एक पूरी नुआंस्ड पिक्चर समझने में मदद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10.1। अच्छा, तो सबसे पहले इस पूरी बहस के, इस डिबेट के मूल को समझते हैं। ये शुरू कहाँ से हुई? देखिए, मोटे तौर पे दो खेमे थे और हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी इतिहासकार, जैसे अभी हमने नाम लिया, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त। इनका साफ मानना था कि ब्रिटिश राज ने भारत को सिस्टमैटिकली लूटा, उसकी संपत्ति बाहर भेजी और उसे गरीब बनाया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सीधा आरोप। बिल्कुल। दूसरी तरफ थे औपनिवेशिक विद्वान, या जिन्हें हम इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस कह सकते हैं। उनका तर्क था कि ब्रिटेन भारत में व्यवस्था लाया, शांति लाया, रेलवे लाया, आधुनिक शिक्षा लाया, मतलब ये एक बेनेवलेंट एम्पायर था जो भारत का भला कर रहा था। हाँ, ये व्हाइट मैन्स बर्डन वाली थ्योरी। कुछ वैसा ही। और ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। हाल के वर्षों में कुछ उदार अर्थशास्त्री, जैसे तीर्थंकर रॉय, उन्होंने पुराने राष्ट्रवादी विचारों की आलोचना की है। उनका मानना है कि तस्वीर शायद इतनी सीधी सपाट नहीं है, कि कुछ फायदे भी हुए होंगे। और इरफान हबीब, अमिया बागची जैसे वाम राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जो आज भी शोषण वाले पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस यूनिट का और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इन अलग-अलग दृष्टिकोणों को सामने रखें और इनके आधार पर उद्योग, कृषि, लोगों के जीवन स्तर पर उपनिवेशवाद के असर का एक मूल्यांकन करें, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने की कोशिश। ठीक है, तो अब आते हैं उपनिवेशवाद के आगमन के आर्थिक परिणामों पर। मतलब जब अंग्रेज आए, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 18वीं सदी का भारत, क्या वो वाकई एक ठहरा हुआ, पिछड़ा हुआ देश था, जैसा अक्सर बताया जाता है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। रिसर्च जैसे क्रिस बेली की है, प्रसन्नानंद पार्थसारथी की है, वो बताती है कि 18वीं सदी का भारत आर्थिक रूप से काफी गतिशील था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठहरा हुआ था। कृषि का व्यावसायीकरण हो रहा था, मतलब किसान बाजार के लिए फसलें उगा रहे थे। अच्छा। हाँ, कारीगर उत्पादन, खासकर कपड़ा उद्योग, बहुत उन्नत था और बढ़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की अच्छी हिस्सेदारी थी। तो ये जो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आकर आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाई, ये पूरी तरह सही नहीं है। इतिहासकारों का काम तो ये दिखाता है कि गुजरात और मैसूर जैसे क्षेत्रों में इंडिजिनस पूंजीवादी विकास की संभावना थी। मतलब हो सकता है कि भारत में बिना बाहरी हस्तक्षेप के भी औद्योगिकरण हो जाता। हालांकि यज़दानी ये भी मानते हैं कि कुछ बाधाएं थीं, पर संभावना तो थी। लेकिन फिर वो आंकड़े क्या कहते हैं? पॉल बैरोज का डेटा आपने मेंशन किया था। हाँ, पॉल बैरोज के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो दिखाते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में, मतलब रफली 1750 के आसपास, भारत दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 1/4, 24.5% हिस्सा पैदा करता था। 24.5%, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा। लेकिन बैरोज ये भी दिखाते हैं कि 1750 से 1800 के बीच ये हिस्सा गिरकर लगभग 19.7% रह गया, मतलब 4.8% की गिरावट। और ये गिरावट तो अंग्रेजी माल के भारत आने से पहले ही शुरू हो गई थी।
प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। हाँ, ये एक पेचीदा पॉइंट है। यहीं पर इतिहासकारों में मतभेद आ जाता है। तीर्थंकर रॉय जैसे विद्वान मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी पश्चिमी यूरोप तकनीकी रूप से भारत से शायद थोड़ा आगे निकल गया था। लेकिन पार्थसारथी जैसे इतिहासकार इस बात पे जोर देते हैं कि भारतीय कृषि उत्पादकता काफी ऊंची थी और भारत का कपड़ा उद्योग इतना उन्नत था कि वो ब्रिटिश उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। अच्छा, मतलब हमारा कपड़ा उनके लिए खतरा था। बिल्कुल। पार्थसारथी और वॉशब्रुक जैसे विद्वान तो ये तक कहते हैं कि ब्रिटेन में जो कपड़ा क्रांति हुई, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, वो काफी हद तक भारतीय प्रतिस्पर्धा के जवाब में हुए थे। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि अंततः भारत यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते वित्तीय और सैन्य संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन ये बात साफ है कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो आर्थिक खाई थी, वो ब्रिटिश विजय और उसके बाद शुरू हुए शोषण के बाद ही नाटकीय रूप से बढ़ी। पहले इतनी असमानता नहीं थी। चलिए, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वे औद्योगीकरण और औद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सीधा मतलब क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है भारत के पारंपरिक उद्योगों का पतन, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर, जो दुनिया भर में मशहूर था, और साथ ही उनकी जगह पर आधुनिक उद्योगों का उस रफ्तार से न पनपना जितनी जरूरत थी या जितनी संभावना थी। तो ये कब हुआ? डैनियल थॉर्नर क्या कहते हैं इस पर? डैनियल थॉर्नर का मानना है कि ये मुख्य रूप से 19वीं सदी की घटना थी, मतलब 1800 में इसका असर सबसे ज्यादा दिखा। लेकिन क्या इस पर सब सहमत हैं? नहीं, यहीं पर मॉरिस डेविड मॉरिस का तर्क आता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है भारत की आबादी बढ़ रही थी, लोगों की आय बढ़ रही थी, तो शायद कारीगर उत्पादन में कुल मिलाकर गिरावट ना आई हो, डिमांड बढ़ गई हो। ये तो बिल्कुल उल्टा तर्क है। हाँ, लेकिन बिपिन चंद्रा और तपन राय चौधरी जैसे इतिहासकारों ने इसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो आय बढ़ने के कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि कई जगह घटी है। दूसरी बात, ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीन निर्मित माल की बाढ़ आ गई थी। उसने भारतीय कारीगरों को बुरी तरह प्रभावित किया, खासकर कताई और बुनाई में। बिल्कुल। स्पिनिंग तो लगभग खत्म ही हो गई मशीन के आने से, वीविंग फिर भी कुछ हद तक टिकी रही। और इसके अलावा अंग्रेजों ने जो भारी टैक्स लगाए और कृषि में निवेश की कमी रखी, उससे आम लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो गई, बाजार सिकुड़ गया। इसका कोई क्वांटिटेटिव डेटा है? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, अमिय बागची का गंगा के मैदानी इलाके, खासकर बिहार का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी टेबल्स हैं, टेबल आई और IB। उनके आंकड़े दिखाते हैं कि 1809-13 और 1901 के बीच सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग और कारीगरी में लगे लोगों का अनुपात कुल कामगारों में 18.6% से घटकर सिर्फ 8.5% रह गया। 18.6% से 8.5%, ऑलमोस्ट आधे से भी कम। ये तो जबरदस्त गिरावट है। जबरदस्त गिरावट, 18.6% से 8.5%। ये आंकड़े याद रखने लायक हैं। और सोचिए, 19वीं सदी के अंत तक भारत ब्रिटेन के कुल कपड़ा निर्यात का 40% से ज्यादा खरीद रहा था। मतलब हम अपने ही कारीगरों की कीमत पर उनका माल खरीद रहे थे। बिल्कुल। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि असर सब जगह एक जैसा नहीं था। रीजनल वेरिएशंस थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में हथकरघे, हैंडलूम्स काफी हद तक बचे रहे। स्पेकर जैसे इतिहासकारों ने दिखाया कि वहां बुनकरों ने लोकल जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला। अच्छा, तो कुछ जगहों पर एडेप्टेशन भी हुआ। हाँ, स्पेका का तर्क है कि वहां बुनकरों की किस्मत कच्चे माल और अनाज की कीमतों से ज्यादा जुड़ी थी, न कि सिर्फ ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल गिरावट तो थी ही। इंद्रजीत रे का विश्लेषण क्या कहता है? इंद्रजीत रे ने बंगाल का और बारीकी से अध्ययन किया। उनकी टेबल 2 है। वो अनुमान लगाते हैं कि 1810 से 1859 के बीच सिर्फ बंगाल में कपड़ा उद्योग में करीब 5,63,000 रोजगार खत्म हुए। 5,63,000? हाँ, लेकिन रे एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो मानते हैं कि 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ा था, तब लगभग 10 लाख रोजगार बने भी थे। तो उनका कहना है कि शुद्ध नुकसान, नेट लॉस, शायद उतना बड़ा ना हो जितना पहले सोचा गया था। मतलब पहले रोजगार बढ़ा फिर घटा। हाँ, रे का मानना है कि इस गिरावट में ब्रिटिश नीतियों का भी हाथ था और टेक्नोलॉजिकल चेंज का भी। दोनों फैक्टर थे। और 20वीं सदी में क्या हुआ? क्या हथकरघा पूरी तरह खत्म हो गया?
नहीं, यहीं पर तीर्थंकर रॉय का काम आता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि 20वीं सदी में हथकरघा उद्योग ने, खासकर ज्यादा कुशल बुनकरों ने, एक तरह से वापसी की। उन्होंने नए धागे इस्तेमाल करने शुरू किए, फ्लाई शटल जैसी नई तकनीक अपनाई, कुछ ने पावरलूम भी लगाए। इनोवेशन हुआ मतलब। दिखाते हैं कि 1930 तक हथकरघों का बाजार में हिस्सा लगभग 1/3 1/3 था, तो वो खत्म नहीं हुए बल्कि बदल गए। हालांकि दूसरे पारंपरिक उद्योग जैसे चमड़ा, पीतल, इन पर भी बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो पारंपरिक उद्योग गिरे, कुछ बचे रहे, कुछ बदले, लेकिन मूल सवाल तो वही है कि इनकी जगह आधुनिक उद्योग क्यों नहीं पनपे? मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ उस पैमाने पर? यही तो सबसे बड़ी आलोचना है उपनिवेशवाद की। इसके कई कारण गिनाए जाते हैं। पहला, रेलवे बना तो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश माल को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाना और यहां से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाना। मतलब भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं बना था? डायरेक्टली नहीं, उसका डिजाइन और रूट नेटवर्क ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दूसरा, लोहा इस्पात जैसे बेसिक उद्योगों को कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिला, बल्कि शुरू में तो हतोत्साहित किया गया। टाटा को कितनी मुश्किल हुई थी अपना प्लांट लगाने में। तीसरा, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटेन ने अपने माल के लिए भारत के बाजार खोल दिए, लेकिन भारतीय उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया, जबकि ब्रिटेन खुद अपने शुरुआती दौर में संरक्षणवादी नीतियां अपना चुका था। और चौथा, सिंचाई में निवेश की भारी उपेक्षा। कृषि पिछड़ी रही तो उद्योगों के लिए ना तो कच्चा माल मिला, न ही बड़ा बाजार। तो क्या आधुनिक उद्योग बिल्कुल नहीं लगे, लेकिन बहुत देर से और बहुत कम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदली। सरकार को राजनीतिक कारणों से और युद्ध की जरूरतों की वजह से कुछ भारतीय उद्योगों को टैरिफ संरक्षण देना पड़ा। अच्छा, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? हाँ, तब लोहा इस्पात, चीनी, कागज, सीमेंट जैसे कुछ उद्योग पनपे, लेकिन आदित्य मुखर्जी जैसे इतिहासकार इसे उपनिवेशवाद से एक ब्रेक मानते हैं, न कि उपनिवेशवाद का स्वाभाविक परिणाम। ये विकास मूलतः स्वदेशी पूंजीपतियों जैसे टाटा, बिड़ला, इनके नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने राष्ट्रवादी दबाव भी बनाया। फिर भी विकास सीमित क्यों रहा? अमिय बागची और टॉमलिंसन जैसे विद्वान मानते हैं कि 1930 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन और घरेलू मांग की कमी ने औद्योगिक विकास को बहुत सीमित रखा। ब्रिटिश नीतियां अभी भी पूरी तरह सपोर्टिव नहीं थी। चलिए अब कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर। हाँ, भारत तो हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। उपनिवेशवाद का इस पर क्या असर हुआ? कृषि पर असर बहुत गहरा और ज्यादातर नकारात्मक रहा, खासकर शुरुआती दौर में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली बंगाल में, तो उन्होंने लगान वसूली के लिए जो प्रयोग किए वो विनाशकारी साबित हुए। जैसे? उन्होंने लगान वसूली का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम करना शुरू कर दिया। इससे किसानों का भयानक शोषण हुआ। हद तो तब हो गई जब 1769-70 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग मर रहे थे और कंपनी बेरहमी से लगान वसूलती रही। ओह, अकाल के दौरान? हाँ, रजत दत्ता का अनुमान है कि उस अकाल में करीब 12 लाख लोग मारे गए थे, 1.2 मिलियन, और कंपनी का राजस्व कम नहीं हुआ। ये तो बहुत ही असंवेदनशील है। बिल्कुल। बाद में उन्होंने सोचा कि व्यवस्था को थोड़ा स्थायी बनाया जाए। तब आई भू राजस्व व्यवस्थाएं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। हाँ, वो 3 मुख्य व्यवस्थाएं थी ना? हाँ, 3 मुख्य थीं। पहला, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 में लागू हुआ। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रॉयतवारी सिस्टम, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बड़े हिस्सों में लागू हुई। और तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवारी सिस्टम, जो उत्तर पश्चिम प्रांत, आज का यूपी, पंजाब का कुछ हिस्सा में लागू हुई। इनका मकसद क्या था और असर क्या हुआ? देखिए, स्थायी बंदोबस्त का घोषित मकसद था कि जमींदार जमीन में निवेश करेंगे, क्योंकि लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जमींदारों ने निवेश करने की बजाय किसानों से ज्यादा किराया वसूलने पर ध्यान दिया और कई सारे बिचौलिए पैदा हो गए। रेंट सीकिंग बढ़ गया। और रैयतवाड़ी में? उसमें तो सीधे किसानों से लगान लेते थे ना? हाँ, रैयतवाड़ी में सैद्धांतिक रूप से सरकार सीधे रैयत यानी किसान से लगान लेती थी, लेकिन समस्या ये थी कि लगान की दरें अक्सर बहुत ज्यादा तय की जाती थीं और वो फिक्स नहीं थी, समय समय पे बढ़ाई जा सकती थी। तो राष्ट्रवादियों का मुख्य तर्क क्या था इन व्यवस्थाओं के खिलाफ?
राष्ट्रवादियों का मुख्य तर्क यही था कि लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं हेवी असेसमेंट, और लगान चुकाने के नियम बहुत कठोर थे। रिजिड कलेक्शन। फसल अच्छी हो या खराब हो, बारिश हो या ना हो, लगान तय समय पर नकदी में देना ही पड़ता था। और अगर किसान नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छिन सकती थी। इसी मजबूरी में किसान साहूकार के पास जाता था। और साहूकार साहूकार लगान चुकाने के लिए कर्ज तो दे देता था, लेकिन बहुत ऊंची ब्याज दरों पर, और अक्सर किसान के खेत या फसल पर कब्जा कर लेता था। तो किसान कर्ज के जाल में फंस जाता था। डेट ट्रैप। लेकिन क्या लगान हमेशा बहुत ज्यादा था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समय के साथ इसका बोझ कम हुआ। हाँ, धर्म कुमार जैसे इतिहासकारों ने ये तर्क दिया है, खासकर मद्रास के संदर्भ में, कि कीमतों के बढ़ने से लगान का वास्तविक बोझ शायद कम हुआ हो। लेकिन मृदुला मुखर्जी ने पंजाब का अध्ययन करके दिखाया है कि 20वीं सदी में भी लगान का बोझ राज्य की मांग शुद्ध आय के प्रतिशत के रूप में बहुत ज्यादा था। उनकी टेबल 3 है जो दिखाती है कि ये बोझ अक्सर 20-30% या उससे भी ज्यादा होता था। 20 से 30%? ये तो बहुत ज्यादा है, खासकर छोटे किसानों के लिए। हाँ, ये छोटे किसानों की कमर तोड़ देता था। नतीजा क्या हुआ? कृषि में ठहराव, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। इसके भी आंकड़े? हाँ, जॉर्ज ब्लिन जैसे विद्वानों के आंकड़े टेबल 4 और 5 देखें, दिखाते हैं कि 1891 से 1947 के बीच खाद्यान्न फूड ग्रेन्स का उत्पादन मुश्किल से 0.11% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, जबकि जनसंख्या लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी। मतलब प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही थी। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी, 20वीं सदी में लगातार कम हुई। आंकड़े बताते हैं कि 1904 और 4 में ये लगभग 18.6 ऑन्स प्रतिदिन थी, जो 1940 और 44 तक गिरकर सिर्फ 14.4 ऑन्स प्रतिदिन रह गई। 18.6 ऑन्स से 14.4 ऑन्स, ये तो चिंताजनक गिरावट है। इसका कारण क्या था? मुख्य कारण था निवेश की कमी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीर्थंकर रॉय इसी पर जोर देते हैं। सरकार ने सिंचाई पर बहुत कम खर्च किया। 1936 तक भारत की कुल खेती योग्य जमीन का केवल 20% ही सिंचित था। टेबल 6, सोचिए, सिर्फ 20%। 20%? बाकी सब बारिश पर निर्भर? हाँ, बाकी 80% मानसून पर निर्भर थी। सरकार के बजट का 5% से भी कम सिंचाई पर खर्च होता था, जबकि रेलवे पर भारी निवेश किया गया। क्यों? क्योंकि रेलवे से ब्रिटिश व्यापार और सैन्य नियंत्रण को सीधा फायदा था। कृषि में निवेश से उन्हें सीधा फायदा नहीं दिखता था। और किसानों ने खुद निवेश क्यों नहीं किया? उनके पास बचता ही कहाँ था? भारी लगान, साहूकार का कर्ज, इन सब के बाद उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता था। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह का निवेश बहुत कम था। टेबल 7, नतीजा ठहराव। अब आते हैं उस सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, श्रद्धांजलि, धन की निकासी और औपनिवेशिक हस्तांतरण। ट्रिब्यूट, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड कॉलोनियल ट्रांसफर्स। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है? क्या ये सचमुच हुआ? ये थ्योरी, जैसा हमने पहले कहा, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादियों ने दी थी। उनका कहना था कि भारत से भारी मात्रा में धन और संसाधन ब्रिटेन जा रहे हैं, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन औपनिवेशिक अर्थशास्त्री तो इसे नहीं मानते थे। नहीं, वो कहते थे कि ये कोई ड्रेन नहीं है, ये तो भारत में अच्छी सरकार चलाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, रेलवे बनाने, इन सब सेवाओं की कीमत है जो भारत ब्रिटेन को चुका रहा है। पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अच्छा, तो ये कीमत थी। राष्ट्रवादी इसे कीमत नहीं, लूट मानते थे। और बाद के विद्वान जैसे इरफान हबीब और खासकर उत्साह पटनायक ने इस ड्रेन के मैकेनिज्म को और विस्तार से समझाया है। उनका कहना है कि 1765 में दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से माल खरीदने के लिए ब्रिटेन से चांदी लाना लगभग बंद कर दिया। तो फिर वो माल कैसे खरीदते थे? वो भारत के ही किसानों और कारीगरों से वसूले गए राजस्व, रेवेन्यू का इस्तेमाल करके यहीं से माल खरीदते थे।
और उसे ब्रिटेन या दूसरे देशों में निर्यात कर देते थे। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा माल खरीदकर बाहर भेज दिया। बिल्कुल। या फिर वो पैसा सीधे होम चार्जेस के नाम पर ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसी को अनरिक्वाइटेड एक्सपोर्ट्स कहा गया, यानी ऐसा निर्यात जिसके बदले देश को कोई आय प्राप्त नहीं हुई, वो पैसा देश में वापस आया ही नहीं। ये निकासी कितनी बड़ी थी? उत्सव पटनायक का क्या अनुमान है? उत्सव पटनायक ने काफी विस्तृत गणना की है। उनका अनुमान है कि सिर्फ 1837 से 1901 के बीच लगभग 600 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की निकासी हुई। 600 मिलियन पाउंड उस जमाने में? हाँ, ये बहुत बड़ी रकम थी। पटनायक का तर्क है कि अगर ये पैसा भारत में ही रहता, यही निवेश होता, तो भारत शायद जापान से भी पहले औद्योगिक बन सकता था। हम अपना रेलवे अपने पैसे से बना सकते थे। ये तो सोचने वाली बात है। और ये निकासी सिर्फ होम चार्जेस तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, एक और तरीका था। भारत का व्यापार दुनिया के कई देशों के साथ फायदेमंद था, खासकर कॉन्टिनेंटल यूरोप और अमेरिका के साथ। मतलब भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था। एक्सपोर्ट सरप्लस। इस सरप्लस कमाई का इस्तेमाल ब्रिटेन अपने भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के घाटे को पूरा करने के लिए करता था। मतलब ब्रिटेन का व्यापार दुनिया के कई हिस्सों में घाटे में था। उस घाटे की भरपाई भारत की कमाई से की जाती थी। एस.बी. शॉल जैसे आर्थिक इतिहासकारों ने दिखाया है कि भारत का ये सरप्लस ब्रिटेन के मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम के लिए क्रूशल था। ये ब्रिटेन के ओवरऑल डेफिसिट का 40% तक पूरा करता था। 40%? हाँ, तो भारत की कमाई ब्रिटेन के घाटे पाटने में जा रही थी। एग्जैक्टली। और ये सब किया कैसे जाता था? इसका मैकेनिज्म बड़ा चालाकी भरा था। भारतीय उत्पादकों को उनके निर्यात का भुगतान सीधे विदेशी मुद्रा में नहीं मिलता था। उन्हें भुगतान रुपयों में किया जाता था। और ये रुपए कहाँ से आते थे? सरकार के पास, जो उन्होंने टैक्स के रूप में वसूला था। ओहो, मतलब एक्सपोर्टर को पेमेंट उसी के टैक्स के पैसे से हो रहा था। हाँ, इससे देश में कुल मुद्रा आपूर्ति पर दबाव पड़ता था और आम लोगों की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर, कम होती थी। इसी को पटनायक इनकम डिफ्लेशन कहती हैं। उनका तर्क है कि यही मुख्य कारण था कि 20वीं सदी में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता गिरी, जबकि भारत अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था। लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं थे। ये तो बहुत गहरा एक्सप्लॉयटेशन लगता है। और तो और, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से 100 मिलियन पाउंड का उपहार, गिफ्ट, ब्रिटेन को युद्ध के खर्च के लिए लिया गया। ये सब उसी ड्रेन का हिस्सा था। अब बात करते हैं कृषि के व्यावसायीकरण और ऋण की, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेट। इसका क्या मतलब है? कृषि के व्यावसायीकरण का मतलब है कि किसान अपनी जरूरत के लिए अनाज उगाने की बजाय बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाने लगे। जैसे कपास, कॉटन, जूट, गन्ना, शुगरकेन, मूंगफली, ग्राउंडनट और पहले के दौर में अफीम, ओपियम और नील, इंडिगो। ये क्यों हुआ? क्या किसान अपनी मर्जी से कर रहे थे? शुरुआती दौर में जैसे नील और अफीम की खेती के लिए तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती भी की। किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर यही फसलें उगाएं, अक्सर बहुत कम कीमत पर। बाद के दौर में किसान खुद भी नकदी फसलें उगाने लगे, लेकिन अक्सर मजबूरी में। मजबूरी कैसी? वही जो हमने पहले डिस्कस किया, भारी लगान चुकाना था, जो नकदी में देना होता था, साहूकार का कर्ज चुकाना था। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें वो फसलें उगानी पड़ती थीं जिन्हें बेचकर तुरंत नकद पैसा मिले। इसे रेंट, रेवेन्यू एंड क्रेडिट स्क्वीज कहा गया है, मतलब लगान, राजस्व और कर्ज का दबाव। तो क्या इस व्यवसायीकरण से किसानों को फायदा हुआ? देखिए, कुछ किसानों को, खासकर बड़े और साधन संपन्न किसानों को फायदा जरूर हुआ। एक अमीर किसान वर्ग, रिच पेजेंट क्लास उभरा, खासकर उन इलाकों में जहां जूट, कपास, गेहूं या गन्ने जैसी फसलों की अच्छी कीमत मिल रही थी। लेकिन सभी को नहीं? नहीं। सुगतो बोस, सुमित गुहा जैसे इतिहासकार बताते हैं कि ये अमीर किसान वर्ग बहुत छोटा था। ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान इस प्रक्रिया में और ज्यादा असुरक्षित हो गए। वो व्यापारियों और साहूकारों पर और ज्यादा निर्भर हो गए। फसल उगाने से पहले ही उन्हें सौदा करना पड़ता था, अक्सर बहुत कम कीमत पर। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। और इससे समाज में असमानता बढ़ी होगी? हाँ, बिल्कुल। भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ी, बटाईदारी बढ़ी, ग्रामीण समाज में असमानता और ज्यादा गहरी हो गई।
क्या सरकार ने किसानों को इस कर्ज के जाल से बचाने के लिए कुछ किया? कुछ कानून बने थे शायद। हाँ, कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे दक्कन के दंगों के बाद डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट्स रिलीफ एक्ट बना। पंजाब में पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 बना, जिसका मकसद था गैर कृषक जातियों, खासकर साहूकारों को जमीन खरीदने से रोकना। बंगाल में भी काश्तकारों के अधिकारों के लिए कानून बने थे। हाँ, बंगाल टेनेंसी एक्ट वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि इन कानूनों का असल फायदा कितना हुआ? कितना हुआ? इस पर भी अलग अलग राय है। बैनर्जी और अय्यर जैसे अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि जिन इलाकों में जमींदारी व्यवस्था थी वहां निवेश पर नकारात्मक असर आज़ादी के बाद भी दिखता रहा, इन कानूनों के बावजूद। आनंद स्वामी का तर्क है कि बंगाल के कानूनों ने असल में बड़े भूस्वामियों, लैंडलॉर्ड्स को और मजबूत किया। सबसे नीचे के तबके जैसे बटाईदार या मजदूर, उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और रॉय और स्वामी का तो ये भी कहना है कि पंजाब जैसे कानून ने एक तरह से जमीन पर निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित किया और क्रेडिट मार्केट को और सिकुड़ दिया, जिससे कर्ज मिलना और मुश्किल और महंगा हो गया। मतलब इरादा शायद अच्छा हो, पर नतीजा उल्टा पड़ गया। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। किसानों की हालत कुल मिलाकर खराब ही रही। बाजार में उनकी मूल भाव की ताकत कम थी, कमाई अनिश्चित थी और कर्ज का बोझ बना हुआ था। और इसी सब के चलते किसान विद्रोह भी हुए होंगे। बिल्कुल, किसानों का असंतोष कई बार विद्रोह के रूप में फूटा, जैसे बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 62 में हुआ। उसके बारे में सुना है। वो नील की बहुत कम कीमत दिए जाने और किसानों को चावल की जगह नील उगाने पर मजबूर करने के खिलाफ था। ये बहुत बड़ा और सफल विद्रोह माना जाता है। इसके अलावा भी दक्कन में, पंजाब में और जगह भी किसान आंदोलन हुए। अब बात करते हैं अकाल की। फैमिन्स, शायद उपनिवेशवाद का सबसे काला, सबसे दुखद अध्याय। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। 19वीं सदी का उत्तरार्ध, मतलब 1850 के बाद का समय, भारत के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा अकालों का दौर था। अनुमान लगाया जाता है कि 1876 से 1902 के बीच ही अलग अलग अकालों में लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत हुई। 3 से 4 करोड़, 30 to 40 मिलियन डेथ्स। ये आंकड़ा तो दहला देने वाला है। हाँ, ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं, पर कई स्टडीज इसी ओर इशारा करती हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1871 से 1921 के दौरान गिरकर 20 साल के आसपास रह गई थी। 20 साल? हाँ, और ये मौतें सिर्फ भूखमरी से नहीं होती थीं। अकाल के समय लोग कुपोषण के शिकार हो जाते थे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती थी। फिर मलेरिया, हैजा, कॉलेरा, प्लेग जैसी बीमारियां फैलती थीं और लाखों लोगों की जान ले लेती थीं। तो इसका कारण क्या था? क्या सिर्फ बारिश की कमी? नहीं, बारिश की कमी या फसल का खराब होना तो ट्रिगर होता था, लेकिन अकाल को इतना विनाशकारी बनाने में औपनिवेशिक नीतियों का बहुत बड़ा हाथ था। पहली बात, जैसा हमने देखा, कृषि में निवेश नहीं हुआ, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो सूखे का असर ज्यादा होता था। दूसरी बात, रेलवे का इस्तेमाल अनाज को अकाल पीड़ित इलाकों तक पहुंचाने की बजाय अक्सर बंदरगाहों तक पहुंचाकर निर्यात करने के लिए ज्यादा होता रहा। राज्य की प्राथमिकता मुनाफा कमाना थी, लोगों की जान बचाना नहीं। मतलब देश में लोग भूखे मर रहे थे और अनाज बाहर भेजा जा रहा था। हाँ, कई बार ऐसा हुआ। अमर्त्य सेन ने अपने काम में दिखाया है कि अकाल अक्सर अनाज की कुल कमी से नहीं, बल्कि लोगों के खरीदने की शक्ति खत्म हो जाना, लॉस ऑफ एंटाइटलमेंट से होते थे। तीसरी बात, सरकार के राहत कार्य अक्सर बहुत देर से शुरू होते थे, नाकाफी होते थे और अपमानजनक शर्तों पर दिए जाते थे। हॉल मैथ्यूज जैसे विद्वानों का तर्क है कि 1876-78 के भयानक अकाल के दौरान सरकार की राजस्व नीतियों ने संकट को और गहरा कर दिया था। और 1890s के अकाल, 1896-97 और 1899-1900 के अकाल भी बहुत भयानक थे। इनमें एक और चीज हुई, चारे का भी अकाल पड़ा, फॉडर फैमिन। लाखों मवेशी, कैटल मारे गए। इससे तो खेती पर और बुरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल, मवेशी मरने से कृषि उत्पादकता और गिर गई, जैसा कि एस मिश्रा ने दिखाया है। विनीता दामोदरन जैसे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अंग्रेजों की वन नीतियों, फॉरेस्ट पॉलिसीज और पारंपरिक जीवन शैलियों को खत्म करने से भी लोग ज्यादा असुरक्षित, वल्नरेबल हो गए थे। उनके पास अकाल से लड़ने के पारंपरिक तरीके कम हो गए थे। इन आपदाओं का एक नतीजा प्रवास, माइग्रेशन भी रहा होगा। हाँ, बड़े पैमाने पर लाखों लोग गांव से शहरों की ओर भागे काम की तलाश में, और लाखों लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर विदेश भेजा गया। कहाँ भेजा गया?
फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना जो वेस्ट इंडीज है, दक्षिण अफ्रीका, दुनिया भर में ब्रिटिश उपनिवेशों में खासकर गन्ने के बागानों में काम करने के लिए। अनुमान है कि 1840 से 1930 के बीच लगभग 2.9 करोड़ यानी 29 मिलियन लोग भारत छोड़कर गए। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रवासों में से एक था। अब आते हैं मुद्रा और वित्त पर। मनी एंड फाइनेंस, इसका क्या रोल था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन की औद्योगिक ताकत थोड़ी कमजोर होने लगी तो भारत पर उसका वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसमें सबसे बड़ा हथियार था रुपए पाउंड की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट का प्रबंधन या कहें हेरफेर, मैनिपुलेशन। वो कैसे? सरकार कोशिश करती थी कि रुपए का मूल्य पाउंड के मुकाबले ऊंचा रखा जाए। इससे ब्रिटेन से आने वाला माल भारत में सस्ता पड़ता था और यहाँ से जाने वाला माल महंगा। इससे ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स को फायदा होता था। जी। बालाचंद्रन जैसे विद्वान तर्क देते हैं कि ब्रिटिश मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसीज भारत को बाहरी आर्थिक झटकों, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स का ज्यादा शिकार बनाती थीं। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती थी ब्रिटेन को भारत का कर्ज चुकाना, डेट सर्विसिंग। इसके लिए वो कठोर वित्तीय नीतियां अपनाते थे, जैसे प्रतिगामी टैक्स लगाना, रिग्रेसिव टैक्सेशन, यानी ऐसे टैक्स जिनका बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता था, या फिर जरूरी सार्वजनिक खर्चों में कटौती करना, एक्सपेंडिचर कट्स। इससे होता ये था कि जब आर्थिक मंदी आती थी तो सरकार के कदम उसे कम करने के बजाय और गहरा कर देते थे। भारत की विदेशी कमाई का क्या होता था? जैसा हमने पहले देखा, उसे ब्रिटेन अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था। इस कमाई को केंद्रीकृत करने से स्वदेशी बैंकरों और व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। उनकी पहुंच विदेशी मुद्रा तक सीमित हो गई। 1930 की महामंदी का क्या असर हुआ? महामंदी का भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत गिर गईं, किसानों की आय खत्म हो गई। इसी दौरान जब कीमतें गिर रही थीं और सरकार खर्च घटा रही थी, लाखों किसानों को अपना सोना, गोल्ड बेचना पड़ा ताकि वो लगान चुका सकें या जिंदा रह सकें। सोना बेचना पड़ा? हाँ। 1931 से 1937 के बीच भारत से भारी मात्रा में सोना बाहर गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 236 मिलियन पाउंड का सोना। इसे गोल्ड ट्रेन भी कहा जाता है। ये सोना कहाँ गया? ज्यादातर ब्रिटेन गया। इससे ब्रिटेन को महामंदी से निकलने में मदद मिली, लेकिन भारत और गरीब हो गया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो ब्रिटेन ने भारत के संसाधनों का जबरदस्त दोहन किया। भारत पर भारी स्टर्लिंग बैलेंस जमा हो गया, जिसका मतलब था कि ब्रिटेन ने भारत से बहुत सारा सामान और सेवाएं उधार लीं, जिसका भुगतान बाद में करने का वादा किया। इसके लिए भारत में आम लोगों के उपभोग, कंजम्पशन में भारी कटौती की गई। महंगाई बहुत बढ़ गई। 1943 का बंगाल का अकाल भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ था। अब कुछ और पहलुओं पर आते हैं। साक्षरता, लिंग और पर्यावरण, लिटरेसी, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी? शिक्षा के क्षेत्र में भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं थी। लतिका चौधरी के आंकड़े हैं, टेबल XI। वो दिखाते हैं कि 1930 में भी भारत में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन दर, एनरोलमेंट रेट सिर्फ 14% थी। सिर्फ 14%? हाँ, सिर्फ 14%। ये उस समय के कई अन्य विकासशील देशों, यहाँ तक कि कुछ अन्य उपनिवेशों से भी कम थी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या? हाँ, ये दिलचस्प है कि माध्यमिक शिक्षा में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। शायद इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश प्रशासन और अर्थव्यवस्था के लिए क्लर्क और छोटे अधिकारी तैयार करने में मदद करती थी। लेकिन ओवरऑल शिक्षा में भारी असमानता थी, जाति के आधार पर। जैसे 1931 में ब्राह्मणों में साक्षरता दर 33% थी, जबकि दलितों में सिर्फ 1.6। 33% और 1.6%, कितना बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और क्षेत्र के आधार पर भी बहुत अंतर था। तटीय इलाकों और रियासतों में ब्रिटिश भारत के कई इलाकों से बेहतर स्थिति थी। सबसे बड़ी बात, सरकार का शिक्षा पर खर्च बहुत ही कम था। राष्ट्रीय आय का 0.74% से भी कम। ये उस समय की भारतीय रियासतों और अन्य देशों के मुकाबले भी बहुत कम था। तो शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं की स्थिति पर क्या असर पड़ा? जेंडर एस्पेक्ट। तीर्थंकर रॉय का तर्क है कि औपनिवेशिक काल में महिलाओं की आर्थिक स्थिति
और समाज में उनकी भूमिका में गिरावट आई। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथाएं शायद और मजबूत हुईं। परिवार का आकार बढ़ा। इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम हुई। इसके आंकड़े हैं? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि 1881 से 1951 के बीच महिला कार्य भागीदारी दर, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट 31% से घटकर 23% रह गई। 31% से 23%, ये तो काफी गिरावट है। हाँ, हालांकि समिता सेन जैसे इतिहासकारों का कहना है कि तस्वीर थोड़ी और जटिल है। शुरुआती दौर में जैसे जूट मिलों या कोयला खानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा था, लेकिन 1930 के दशक के बाद प्रोटेक्टिव लेबर कानूनों और ट्रेड यूनियनों के दबाव में उन्हें इन कामों से हटाया जाने लगा, तो उनकी स्थिति में गिरावट आई। और पर्यावरण, एनवायरनमेंट का क्या हुआ? पर्यावरण का भी भारी नुकसान हुआ। रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल, महेश रंगराजन जैसे विद्वानों ने इस पर काफी काम किया है। उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने राजस्व कमाने और व्यावसायिक हितों के लिए वनों का बड़े पैमाने पर सफाया किया। डिफॉरेस्टेशन। किस लिए? रेलवे स्लीपरों के लिए लकड़ी चाहिए थी, जहाज बनाने के लिए चाहिए थी, उद्योगों के लिए ईंधन चाहिए था, चाय और कॉफी के बागान लगाने के लिए जंगल साफ किए गए। इससे जैव विविधता घटी और सबसे बड़ा असर पड़ा उन स्थानीय समुदायों पर जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे, आदिवासी, चरवाहे। उनके अधिकार छीन लिए गए। कई बार उन्होंने विद्रोह भी किए, जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। नीलाद्री भट्टाचार्य इसे एक तरह की कृषि विजय कहते हैं, जहाँ खेती को सर्वश्रेष्ठ माना गया और चरवाही जैसी जीवन शैलियों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। अजय स्कारिया और बिनोय चौधरी का काम भी दिखाता है कि कैसे आदिवासियों की स्थिति गिरी और उन्हें किसान या मजदूर बनने पर मजबूर किया गया। तो अब आते हैं सारांश पर। इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? उपनिवेशिक प्रभाव का मूल्यांकन कैसे करें? असेसिंग कॉलोनियल इम्पैक्ट। देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ उदार अर्थशास्त्री जैसे तीर्थंकर रॉयला, डोनाल्डसन, बोगार्ट चौधरी, वो कुछ सकारात्मक पहलुओं पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि रेलवे ने परिवहन सस्ता किया, दूर दराज के इलाकों को जोड़ा, जिससे रोजगार पैदा हुआ और अनाज की कीमतों में स्थिरता आई, फैमिन कंट्रोल में मदद मिली। हाँ, ये तर्क दिया जाता है। वो ये भी तर्क देते हैं कि 19वीं सदी में दुनिया के कई देश जो उपनिवेश नहीं भी थे, जैसे चीन, ओटोमन साम्राज्य, वो भी कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तरक्की नहीं कर पाए। तो शायद समस्या सिर्फ उपनिवेशवाद नहीं थी। लेकिन इस विश्लेषण की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि ये विश्लेषण अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका हमने जिक्र किया, जैसे धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से सस्ते कच्चे माल का ब्रिटेन को मिलना, भारत की मौद्रिक नीति पर ब्रिटेन का नियंत्रण। ये सब फैक्टर ब्रिटेन के पक्ष में थे। और दूसरे उपनिवेशों के उदाहरण जैसे डच इंडोनेशिया या पश्चिम अफ्रीका दिखाते हैं कि उपनिवेशों का शोषण एक आम बात थी, भले ही तरीके थोड़े अलग रहे हों। तो फिर ज्यादातर इतिहासकारों का क्या मानना है? ज्यादातर भारतीय इतिहासकार और कई पश्चिमी इतिहासकार भी अब ये मानते हैं कि उपनिवेशवाद का भारत पर कुल मिलाकर एक नकारात्मक और विकास को रोकने वाला रिटार्डेटिव प्रभाव पड़ा। धन की निकासी हुई, घरेलू उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया, उन्हें संरक्षण नहीं मिला, देश पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता गया, आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं उस तरह से विकसित नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थीं। कृषि में ठहराव आ गया। हाँ, कृषि में ठहराव, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की भारी कमी, सामाजिक असमानताओं का बढ़ना, ये सब पहलू हैं। सबसे बड़ा आरोप यही है कि उपनिवेशवाद ने भारत के संसाधनों को निचोड़ा, उसके विकास की दिशा को ब्रिटेन के हितों के अनुरूप मोड़ दिया, जरूरी निवेश की उपेक्षा की, कई विनाशकारी नीतियां थोपी और उसे गरीबी और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जबकि उसी दौरान दुनिया के कई अन्य हिस्से तेजी से तरक्की कर रहे थे। तो इस लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या है? की टेकअवेज, अगर मैं कुछ बिंदुओं में समेटना हो। हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव पर बहस जटिल है। इसमें शोषण के तत्व प्रमुख हैं। हालांकि कुछ आधुनिकीकरण के पहलू भी दिखते हैं, जैसे रेलवे, लेकिन उनका उद्देश्य और लाभ मुख्यतः ब्रिटेन के लिए था। ठीक है। दूसरा, पूर्व औपनिवेशिक भारत में आर्थिक क्षमता और गतिशीलता थी, जिसे उपनिवेशवाद ने बाधित किया और उसकी दिशा बदल दी। ये कोई ठहरा हुआ समाज नहीं था। तीसरा बिंदु, तीसरा,
भारत में व्यापक औद्योगीकरण हुआ, खासकर कपड़ा उद्योग का, और इसकी भरपाई के लिए आधुनिक उद्योगों का विकास बहुत अपर्याप्त, धीमा और बाधित रहा। ब्रिटिश नीतियां इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार थीं। चौथा, कृषि के बारे में। चौथा, उच्च कर, शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्थाएं, बढ़ता कर्ज और निवेश की भारी कमी के कारण कृषि में ठहराव आया, उत्पादकता गिरी और प्रति व्यक्ति खाद्य सुरक्षा कम हुई। पांचवा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। पांचवां, धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ एक वास्तविक प्रक्रिया थी। इसने भारत को गरीब बनाने और ब्रिटेन को अमीर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सिर्फ होम चार्जेस नहीं, बल्कि व्यापार अधिशेष के शोषण का भी मामला था। छठा, कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, लेकिन इसका फायदा बहुत कम लोगों को मिला। ज्यादातर किसानों के लिए इसने मुश्किलें बढ़ाईं और उन्हें बाजार और साहूकारों पर और निर्भर बना दिया। सातवां, अकाल। सातवां, 19वीं और 20वीं सदी के विनाशकारी अकाल सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं थे, वे काफी हद तक औपनिवेशिक कृषि, राजस्व, व्यापार और राहत नीतियों की देन थे, जिनसे लाखों जानें गईं। आठवां, वित्त। आठवां, ब्रिटिश वित्तीय और मौद्रिक हितों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया, उसे बाहरी झटकों का शिकार बनाया और उसके संसाधनों का ब्रिटेन के लिए इस्तेमाल किया। नौवां, शिक्षा, लिंग, पर्यावरण। नौवां, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की भारी कमी रही, जिससे मानव विकास बाधित हुआ। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भागीदारी में गिरावट आई और पर्यावरण का भी व्यावसायिक हितों के लिए भारी शोषण और क्षरण हुआ। और 10वां, अंतिम निष्कर्ष। 10वां और अंतिम निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से और नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसने भारत के स्वाभाविक आर्थिक विकास के रास्ते को रोका और उसे एक पिछड़ी हुई निर्भर अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ा। तो ये था उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और उसके प्रभावों का एक विस्तृत गहन विश्लेषण, यूनिट 10 पर आधारित। उम्मीद है यह चर्चा आप सभी को, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये समझने में मदद करता है कि आज़ादी के समय हमें कैसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली और आज भी हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इसी अतीत में हैं। बिल्कुल, खासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस यूनिट की गहरी समझ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि विश्लेषण, विभिन्न दृष्टिकोण, कारण और परिणाम, इन सबको समझना महत्वपूर्ण है। हमारी सलाह यही रहेगी कि इस चर्चा को शायद दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और इन मुद्दों पर और सोचें और पढ़ें। ये समझना कि आर्थिक नीतियां कैसे समाज को, लोगों के जीवन को, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये हमें एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल या आप और किन विषयों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे वो जरूर लिखें। और हाँ, सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ, एक और गहरी चर्चा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अलविदा। अलविदा।